Hey guys, please like and subscribe my channel. Hello everyone, here this is Deepthi. And now today I am going to represent some questions in front of you all. I have taken these questions from chapter number 3. Just go through all these questions because it is very important for your examination. Today I am going to tell you what is the tips about for preparing the exams. आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगी कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, द वे ऑफ राइटिंग द आंसर इन द एग्जामिनेशन, हाउ यू विल राइट द आंसर। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। प्लीज़ मस्ट वॉच दिस वीडियो टू द एंड। आप एंड तक इस वीडियो को देखो एंड जो भी कुछ भी क्वेश्चंस हों इसमें आप जो अपने मन से आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। देन आई विल जस्ट सॉल्व ऑल द क्वेश्चन जस्ट कमिंग फ्रॉम योर साइड। मैं कोशिश करूँगी जो भी क्वेश्चन है मैं उस चीज़ को सॉल्व कर सकूँ। बट आई हैव टेकन दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने आपको क्वेश्चन आज दिखाने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको जो टिप्स बताऊँगी कि क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या होता है, किस वे में हमें क्वेश्चंस लिखने चाहिए, 1 मार्क्स के कितने वर्ड्स में होने चाहिए, 2 मार्क्स के कितने में होने चाहिए, 5 मार्क्स में आपको कैसे लिखने चाहिए क्वेश्चंस। जो 10th से बच्चे 11th में गए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज 9th-10th में तो ठीक है आपको कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, बट 11th-12th से ही आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सारी चीज़ें यहाँ से कैरी ऑन होती हैं। तो आपको ये प्रोसेस आना चाहिए कि इन विच वे यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस के आंसर को हमें कैसे एग्ज़ाम में लिखने चाहिए, कितने टाइम पीरियड में लिखना चाहिए, आपको एक लिमिट पता होना चाहिए। तो इस जितनी भी सारी ये चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ मैं ये सारे क्वेश्चंस के बाद ही उस चीज़ को बताऊँगी। तो फर्स्ट मैंने जो चैप्टर 3 अपने प्रीवियस वीडियो में सारी चीज़ें मैंने क्लियर की हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं। तो उनमें से मैं आई हैव जस्ट टेकन टू मैनी क्वेश्चंस आई हैव जस्ट टेकन फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। तो आप इस चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस को देखो। कुछ ऐसे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि आपको 1 सेकंड में सारे क्वेश्चंस के आप आंसर दे दोगे। आप ये सारे आंसर्स तभी कवर कर पाओगे जब आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ माई प्रीवियस वीडियो नाउ आई कैन थिंक कि यू कैन जस्ट सॉल्व ऑल दीज आंसर्स इन 1 मिनट और 2 मिनट्स। आप ऐसे भी देख सकते हो, आपको तुरंत ही उस क्वेश्चन के आंसर आपके माइंड में आ जाएंगे। तो शैल वी स्टार्ट आवर टुडेज क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इट इज़ गिवन है 1 मार्क्स क्वेश्चन विच ऑल दीज क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स। आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ गिवन है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन गिवन है, इट इज़ फ्रॉम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नेम द टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज कौन कौन से हैं आप मुझे बताओ। मैंने बताया था कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं सबका अपना अलग अलग होता है, बट उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें पढ़नी थी वो क्या थी, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मैंने आपको बताया था 3 होते हैं इसमें, डिपार्टमेंटल, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की थी कि डिपार्टमेंटल क्या होते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होते हैं एंड गवर्नमेंट कंपनीज़ क्या होती हैं। तो ये आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको सिर्फ इसमें नेम देने, आपको इसमें पूरा बताना नहीं है कि डिपार्टमेंटल क्या होता है, तो स्टैट्यूटरी क्या होता है, तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। आपको सिर्फ सिंपली इसको एक लाइन में 2 वर्ड्स में लिखने हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। इज इट क्लियर? वन मोर थिंग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का आपने पढ़ा है कि ये ओवरऑल कौन गवर्न करता है इसे, एक्ट, एक गवर्नमेंट के थ्रू ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स एक्ट जो है वो गवर्न होती है। एंड व्हाट अबाउट द स्टैट्यूटरी, इसमें एक पार्लियामेंट से कोई एक्ट पास होता है। एंड गवर्नमेंट कंपनी का क्या रोल है, गवर्नमेंट कंपनी का आप मुझे खुद बताओ। आई एम जस्ट गिविंग यू 2 मिनट्स, आप मुझे बताओ गवर्नमेंट कंपनी का क्या रोल है। ठीक है, मैंने डिपार्टमेंटल पढ़ा, डिपार्टमेंटल में सेंट्रल और स्टेट दोनों का चलता है। ठीक है, स्टैट्यूटरी में कोई एक्ट पार्लियामेंट से पास होता है, उसके बेसिस पे सारे रूल रेगुलेशन फंक्शन वो फॉलो करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन है, बट मुझे लगा कि मैं थोड़ी एक लाइन चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आप मुझे बताओ गवर्नमेंट कंपनी क्या है। गवर्नमेंट कंपनी तब होती है, मैंने आपको बताया था, यू कैन टेक 1 मिनट्स। ओके, यू कैन टेक। Okay, now I can say
गवर्नमेंट कंपनी तब होती है वैन जब 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल होल्ड किया जाता है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, तो हम उस कंपनी को बोलते हैं दैट वन इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट आपका है नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी ओनली। अब मुझे बताओ कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी का एक पार्ट है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, मैंने बताया ये स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे भी इसमें ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम चलते हैं और सेंट्रल लेवल पे भी के थ्रू भी सारे काम इनके चलते हैं। ओके, थर्ड इट इज़ गिवन है वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड विच फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज इज मोस्ट सुटेबल। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न किस चीज़ से रहती है, विच फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इज मोस्ट सुटेबल। पब्लिक एंटरप्राइजेस का वो कौन सा फॉर्म है जो इसके लिए सुटेबल है, तो वी कैन टेक द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बिकॉज दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द मिनिस्ट्री। इज इट क्लियर? Come to the next one. Here it is given mention any two examples of departmental undertakings. Now you can say they are just giving the example, mention two examples of departmental undertakings जो एक गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं, सबकी अपनी खुद की मिनिस्ट्री होती है, मीन्स उस चीज़ का उस फील्ड के लिए एक अलग अलग मिनिस्ट्री फॉर्म होती है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स का एक अलग ही मिनिस्ट्री कोई होता है, इंडियन रेलवेज का एक अलग ही मिनिस्ट्री होता है। तो यू कैन से द पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स एंड द इंडियन रेलवेज। मैंने ये वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप कोई बताओ जो कि स्पेशल एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट से पास हुई थी। तो मैंने बताया ना कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है वो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू पास हुई थी। ओके, तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आप डायरेक्टली आंसर लिखना, बट वन वर्ड आंसर में आप एक चीज़ याद रखो, जब भी आप कोई 1 मार्क्स के क्वेश्चन लिखते हो ना, तो आप सेंटेंस से भी कुछ लाइनें ले लिया करो, लाइंस को ले लेनी चाहिए। जैसे यहाँ लिखा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, डोंट राइट डायरेक्टली द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जस्ट राइट डाउन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। सिक्स क्वेश्चन इट इज गिवन मेंशन एनी टू एग्जांपल ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। टू एग्जांपल्स आप सिंपल फॉर्म में दे देना बस, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आर द टू एग्जांपल्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। नेम द कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% शेयर्स आर केप्ट बाय द गवर्नमेंट। तो मैंने बताया है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कब होता है, जब किसी कंपनी में किसी ऑर्गेनाइजेशन में 51% जो शेयर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, होल्ड करती है, तो हम बोलते हैं दैट वन वॉज द गवर्नमेंट कंपनी। इन हुज नेम द शेयर्स द गवर्नमेंट कंपनी आर परचेज। आप मुझे बताओ कि किसके नाम पे गवर्नमेंट कंपनी शेयर्स को परचेज कर with the name of the President of India. On the behalf of the President of India, the government company purchase all the shareholders and become the shareholder of the company. Okay, next question it is given here. It is also of 1 marks, but 1 marks का आप बोल सकते हो कि आप एक लाइन में भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन ज़रूर किया बिकॉज से स्टार्ट करके, क्योंकि आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो, बट क्वेश्चन ने पूछा है वाई, तो जब भी आपको क्वेश्चन में इट इज़ गिवन वाई, तो ऑलवेज यू हैव टू यूज बिकॉज फॉर दैट। Why is the government company form of public enterprise preferred to other types of organization? गवर्नमेंट कंपनी क्यों हमेशा पब्लिक एंटरप्राइज से ही प्रेफर किया जाता है अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए? बिकॉज इट एंजॉयज मैक्सिमम ऑटोनॉमी। उनका एक अलग ही मैक्सिमम ऑटोनॉमी रहता है, उनका जो भी डिसीजन रहता है, जो भी एक्शन रहता है, वो एक ऑटोनॉमी बेसिस पे होता है। देयर इज नो अंडर डिपार्टमेंट इंटरफेरेंस, किसी का भी इंटरफेरेंस उसमें नहीं रहता है इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। जो गवर्नमेंट सारा चीज़ होल्ड कर रही है, सारी चीज़ों को देख रही है, तो गवर्नमेंट कंपनी का ही कंट्रोल उस पर रहता है। नो वन विल एनी डिपार्टमेंटल इंटरफेरेंस कैन जस्ट इंटरफेयर और आर्ग्यू विद देयर ऑर्गेनाइजेशन वर्क। ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इट इज़ गिवन मेंशन एनी टू एग्जांपल्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के आप 2 एग्जांपल्स बताओ कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप एक BHEL लिख देना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड। अब गवर्नमेंट कंपनी के एग्जांपल्स आप देख लो, वो बहुत सारी कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंपनी लिमिटेड, तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। ज़रूरी नहीं मैंने जो मेंशन किया एग्जांपल में आप यही एग्जांपल्स दो, आपके माइंड में जो भी एग्जांपल्स आप suitable समझो कि it was a good for your answer, then you can give it in your examination. Next question we can go. Here it is given long answer type question of 3 or 4 marks. 3 और 4 मार्क्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन कभी 1 या 2 मार्क्स के नहीं आते हैं, हमेशा लॉन्ग के या 3 और 4 के आते हैं या तो 5 मार्क्स के आते हैं। ओके, मैं सारा पैटर्न बताऊंगी इस क्वेश्चन आंसर के बाद, क्योंकि मैं कवर करना चाहती हूँ पहले चैप्टर 3 के क्वेश्चंस, उसके बाद ही मैं आपको कुछ टिप्स बता पाऊंगी हाउ टू राइट द आंसर इन विच हाउ मेनी वर्ड्स you can write the answer. 11th question it is given what is public private partnership, explain its features.
अब आप मुझे बताओ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मैंने आपको बताया था PPP, इसको हम P3 से भी जानते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से भी जानते हैं और PPP से भी जानते हैं। इज इट क्लियर? एंड बट इसमें पूछा इसके फीचर्स बताओ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ क्या होते हैं। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर आर ऑल दीज थ्री आर द सेम। आप फीचर्स पूछे, नेचर पूछे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, आप जो पॉइंट्स फीचर्स में लिखोगे यू कैन ऑल्सो राइट इन द नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो, एंड जो उसमें आप लिखोगे यू कैन ऑल्सो राइट इन फीचर्स ऑल्सो। यहाँ कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स गिवन है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फर्स्ट है हेल्प पार्टनरशिप, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, इनका एक पार्टनरशिप बेसिस पे कोई भी काम चलता है फॉर द पर्टिकुलर पर्पज फॉर द स्पेसिफिक रीजन। रिलेटेड टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स, ये हमेशा एक हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स को ही प्रेफरेंस देते हैं, ये कभी भी छोटे लेवल पे कोई काम नहीं करते हैं। सुटेबल फॉर बिग प्रोजेक्ट, जो भी बिग प्रोजेक्ट्स हो, जो भी इनका ब्रिजेस डैम्स रोड्स बनाने हो तो प्राइवेट सेक्टर की हेल्प ज़रूर लेते हैं जो उनके लिए सुटेबल हो। पब्लिक वेलफेयर के पर्पज से ही ये काम करते हैं। एंड दे आर जस्ट शेयरिंग रेवेन्यू। पब्लिक सेक्टर हमेशा प्राइवेट सेक्टर की कुछ हेल्प लेता है कोई भी अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने के लिए, तो जो टोटल उसके इनकम, टोटल रेवेन्यू होंगे वो उस प्राइवेट सेक्टर से भी शेयर करेगा। बट ओवरऑल इनकम, मैंने बताया था जब ओवरऑल इनकम की बात होगी तो पब्लिक सेक्टर विल टेक ऑल द इनकम, बट when the private sectors are taking participation in making the project, dams, roads and bridges, then it's their liability to give all the revenues or the half of the revenues or equally distribute in the ratio form to the private sector also. Next, it is given a multi-net question. Multinational companies are a blessing to the developing countries. Comment on this statement. आप मुझे बताओ कि किसी एक डेवलपिंग कंट्री के लिए मल्टीनेशनल कंपनी क्यों एक ब्लेसिंग माना गया है। आप कमेंट करो इस पर। तो कमेंट तो आप कर भी सकते हो इन योर ओन वर्ड्स, बट इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको इसको एक्सप्लेन करने होंगे 3 और 4 मार्क्स में। यूज कैपिटल रिसोर्सेज, क्योंकि हमें खूब बहुत सारे रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, कैपिटल रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, सेंट्रलाइज कैपिटल मिलता है हमें, एक जगह से सारी चीज़ों का सप्लाई होता है, चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड हो चाहे वो रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, इनका एक जगह ही अथॉरिटी रहती है सारी चीज़ों को लेके। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, एक लिमिट में इंडिया अपना मार्केटिंग करता है, बट दे आर जस्ट make a friendship with the foreign country or just telling to them कि you will start a marketing with your country, then it will be beneficial for the India। अगर वो इंडिया अपने ही टेरिटरी में अपना मार्केटिंग करता है तो जब वो फॉरेन कंट्री से अपना हाथ मिला लेगा then it will be expansion for their business। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी क्रिएट होगा उस चीज़ से, उनका बिजनेस एक हाई लेवल पे दूसरे कंट्री में भी उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने की भी नीड नहीं है। अगर आप एक स्टेब्लिश कंपनी के साथ कोई मार्केटिंग करते हो तो डायरेक्टली आप हाथ मिलो, आपका प्रोडक्ट जो आपके कंट्री में आप सोल्ड आउट कर रहे हो, यू कैन ऑल्सो सोल्ड आउट एट द फॉरेन कंट्री। डी इट इज़ गिवन है एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ तो होगा ही, क्योंकि इंडिया अभी कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करती है। थोड़ा इस चीज़ टेक्नोलॉजी के पीछे में इंडिया थोड़ी सी पीछे है, क्योंकि वी कैन से कि इंडिया इस चीज़ों में थोड़ा सा पीछे हो जाता है। बट व्हेन वी डूइंग टू मार्केटिंग विद द doing as a joint venture, we are just sharing with our all products with the outside country, तो कुछ टेक्नोलॉजी हमें भी देखने को मिलेगी, हम भी उसका यूटिलाइज अपनी कंट्री में कर सकते हैं। ओके, प्रोडक्ट इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज़ भी आएंगे, 2 लोग के सोच मिलेंगे, 2 लोग की थिंकिंग मिलेंगी, 2 लोग के क्रिएटिव आइडियाज़ भी मिलेंगे, क्रिएटिव सजेशन मिलेंगे, डाइवर्स रिएक्शन भी देखने को मिलेगा, डाइवर्स थॉट भी देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? 13 इट इज़ गिवन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर्स। आप बेनिफिट्स क्या है जॉइंट वेंचर्स में अगर आप एंटर करते हो तो फॉलोइंग पॉइंट शुड बी एक्सप्लेन। आप कर सकते हो, इंक्रीज रिसोर्सेज बढ़ेंगे, कैपेसिटी भी आपका प्रोडक्शन का बढ़ेगा, न्यू मार्केट में आप जा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जैसे आप बोल सकते हो होलसेलर रिटेलर का, जो इसकी आपकी कोई भी चीज़ें आपको कुछ अलग से नहीं करनी पड़ेंगी। आप जब मिल के करोगे तो ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल हो जाएंगी। या ये भी हो सकता है आप जिस कंपनी से डील कर रहे हो ऑलरेडी उन्होंने फिक्स्ड कर रखा है कि कौन होलसेलर है, कौन रिटेलर है, कौन मीडिएटर का काम करेगा। इनको इंटरमीडिएट्स कहते हैं एक मार्केट में, होलसेलर या रिटेलर को। सी में इट इज़ गिवन है एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी का भी आपको चीज़ों को देखने को मिलेगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आई है, जो इंडिया में अभी किसी को पता तक नहीं है, बट जो आउटसाइड कंट्री है वहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमें बहुत तरीके की देखने को मिलेगी, और जब हम उनसे हाथ मिला लेंगे तो हो सकता है कि हम भी उस चीज़ को फॉलो करने लगें। इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे, क्रिएशन भी होगा। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कम लगेगी, क्योंकि जब फॉरेन कंट्री को बहुत अच्छे से चीज़ पता है कि इंडिया में जो लेबर ऑफ कॉस्ट है और लेबर की जो कॉस्ट है, लॉयर्स की जो कॉस्ट है, वो सारी बहुत ही लो लेवल पे है, तो उनको भी तो एक तरीके से प्रॉफिट होगा हमारे कंट्री से हाथ मिलाने में। इज इट क्लियर? इस्टेब्लिश ब्रांड नेम, आप किसी एक कंपनी से हाथ मिला रहे हो तो वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश जैसा खुद का ब्रांड नेम है, वो उसका एक अलग ही रेपुटेशन गुडविल है मार्केट में, तो नो नीड टू डू एडवर्टाइजमेंट ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट। आपको कोई ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करने का, क्योंकि आप फिर उसी नाम से जाने जाओगे, आप एक मल्टीनेशनल कंपनीज़ के नाम से जाने जाओगे। ओके, नेक्स्ट 14 इट इज़ गिवन अ नेम द फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज दैट इज़
Name the form of public sector enterprises that is constituted as an autonomous unit by an act of parliament. Explain any 5 features of such an organization. फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइज कौन सा जो कंस्टिट्यूट होता है एक ऑटोनॉमस यूनिट, जिसकी एक ऑटोनॉमस यूनिट होती है और वो पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू ही पास होती है, वो है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. इसके कुछ 5 फीचर्स आपको बताने होंगे, तो यू कैन गिव द 5 फीचर्स ऑफ दिस. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. इज इट क्लियर? बाय द सेंटर और द स्टेट और एनीवन. इट इज़ हैविंग अ सेपरेट लीगल, इनकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. दे कैन केस ऑन द अदर कंपनीज ऑल्सो. इट्स एम्प्लॉयज आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, भले वो ओन गवर्नमेंट से होते हैं बट उनके एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट के नहीं होते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है. इट प्रिपेयर इट्स ओन बजट एंड कैन रिटेन इट्स अर्निंग. जो भी उनके बजट्स होते हैं वो खुद प्रिपेयर करते हैं. जो भी उनकी अर्निंग्स होती है उस अर्निंग के बेसिस पे वो इन्वेस्ट करते हैं. प्रॉफिट इज़ नॉट द मेन मोटिव. प्रॉफिट एक बिजनेस का मेन मोटिव होता है, मैंने आपको बहुत पहले भी क्लियर किया था. 16 इट इज़ गिवन हियर. मेंशन 6 कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनएफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज. कॉजेज बचाओ जो कि गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज के लिए इनएफिशिएंसी का रोल करता है. तो वी कैन से इट है अनऑर्गेनाइज प्लान्स, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी. ट्रेड यूनियनिज्म नहीं रहता है उनके में. किसी एक एम्प्लॉय के राइट्स और अथॉरिटी के बारे में बात नहीं की जाती है. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है. इनएफिशिएंट मैनेजमेंट रहता है. एक एफिशिएंट फॉर्म में उनका मैनेजमेंट कैरी ऑन नहीं होता है. कोई भी डिसीजन लेना हो तो उस चीज़ को टॉप लेवल से लोअर लेवल आने के लिए बहुत सारी चीज़ों से को देखना पड़ता है. द डिफरेंसेस बिटवीन क्वेश्चन बी आपका इसमें पूछा है, गिव एनी 3 डिस्टिंक्शन बिटवीन अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड अ गवर्नमेंट कंपनी. आपको 3 डिफरेंस बिटवीन बताने हैं स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट कंपनी के बेसिस पे देखा जाए. फॉर्मेशन, इट इज़ पास बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. अंडर द कंपनी टैक्स गवर्नमेंट कंपनी होता है. मैनेजमेंट कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में रहता है. इसमें जो रहता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स से होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू भी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक में प्राइवेट को भी इन्वॉल्व करती है, तो कुछ हद तक प्राइवेट का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है उसमें. ओनरशिप होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, इसकी ओनरशिप रहती है. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में ओनरशिप पूरे टोटली गवर्न होती है गवर्नमेंट के थ्रू ही. ओनली 51% ऑफ शेयर्स ओन्ड बाय गवर्नमेंट. बट गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है, सिर्फ 51% जो शेयर होते हैं वो गवर्नमेंट कंपनी ओन करती है. नेक्स्ट इट इज़ गिवन हियर, व्हाट वाज द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर बिफोर 1991. जब 1947 में हमारे इंडिया को फ्रीडम मिला तो उसके बाद जो उन्होंने 5 ईयर्स का प्लान किया था वो किस बेसिस पे किया था, क्या क्या चीज़ें उसमें थी, किस ऑब्जेक्टिव से उन्होंने उस चीज़ को प्लान किया था. बट इट शुड बी हैपन बिफोर 1991 के पहले ही उन्होंने 5 ईयर्स प्लान का सारा चीज़ किया था, जिसमें से फर्स्ट उनका एक अचीव करने का लॉजिक था कि टू स्पीड द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकें. To achieve a more equitable distribution of income, to create infrastructure facilities equally all parts of the country, develop equally, generation of employment, कोई भी खाली ना रहे, कोई किसी न किसी वर्क में लगा रहे. डिफेंस रिक्वायरमेंट्स, चेक ओवर concentration of economic power. 18 it is given here, what are the benefits available to the government company. कौन सा से बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट कंपनी में अवेलेबल रहते हैं, इजिली इस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इन्जॉयज ऑटोनॉमी ऑल्सो, वेल अच्छी बात है, ना कोई बोलेगा ना कोई रोकेगा आप कैसे काम करो क्या करो, जब गवर्नमेंट कंपनी को ओवरऑल आप पे कंट्रोल लेते हैं. कर्ब्स अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस, जो भी प्राइवेट सेक्टर में जो अनफेयर प्रैक्टिसेस करके मार्केट में आते हैं उनको वो उनकी चीज़ों को वो डाउन करता है. गवर्नमेंट का रोल ये भी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ गिवन अ हॉट क्वेश्चन, इट इज़ ऑफ 5 मार्क्स. कैन द पब्लिक सेक्टर कंपनीज कम्पीट विद द प्राइवेट सेक्टर. क्या पब्लिक सेक्टर कंपनीज कम्पीट कर सकती है प्राइवेट सेक्टर से इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. रीजन फॉर योर आंसर, आप आंसर बताओ इस चीज़ का. ओके, नो, पब्लिक सेक्टर कंपनीज कैन नॉट कम्पीट विद द प्राइवेट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज देयर वाज अ रीजन बिहाइंड दिस. फर्स्ट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. पहली बात तो पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइज होती है टोटली ओन्ड होती है गवर्नमेंट से, विच है सोशल सर्विसेज, जिनका मेन मोटिव होता है सोशल सर्विस करना. तो प्राइवेट सेक्टर से कम्पीट कैसे कर सकती हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. तो पब्लिक सेक्टर उनसे मिल के प्राइवेट मोटिव उनका ये नहीं हो जाएगा कि प्रॉफिट अर्न करें, वो तो सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम करते हैं. तो गवर्नमेंट कंपनी का कभी मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, जबकि प्राइवेट सेक्टर का होता है. तो कोई इसमें बात ही नहीं कि वो उससे कम्पीट करें. बहुत सारे रीज़न है इसमें. दे आर लॉन्च टू अचीव सोशल ऑब्जेक्टिव. गवर्नमेंट जो है सोशल ऑब्जेक्टिव को लॉन्च करने के सारी काम करते हैं, जो भी बैकवर्ड रीजन में अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसको. क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वर्किंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज सब्जेक्ट टू इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबल इंजॉयड बाय PSCs आर ओनली इन नेम. तो ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट का एक ऑटोनॉमी कंट्रोल खुद पे ही रहता है, उनको कोई बोल नहीं सकता आप ये काम करो. बट अगर प्राइवेट से कंपेयर किया जाए तो प्राइवेट का हर बंदा चाहता है कि उसको कोई ना कोई बिजनेस करने में प्रॉफिट हो, बट गवर्नमेंट का ऐसा रोल नहीं है. तो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट से क्यों कम्पीट करेगी.
ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल द मैनेजमेंट इज़ वेरी प्योर। जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ भी चीज़ रिपोर्ट आप उनके अगेंस्ट अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट बहुत पुअर रहता है। दे आर मैनेज बाय ब्यूरोक्रेट्स एंड नॉट बाय प्रोफेशनली। वो प्रोफेशनली उस चीज़ को हम बोल सकते हैं कि एक प्रोफेशनल बेस पे से कहीं आप काम करो तो वहाँ प्रोफेशनली सारी चीज़ को मैनेज किया जाता है। रिपोर्ट कब देना है, रिटन डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में कैसे देना है, क्या चीज़ है स्टॉक फॉर्म में सबमिट करना है, ये सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज नहीं हो पाती हैं ड्यू टू द ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल की वजह से। Next, it is given here, state any 3 situations wherein government company is the most suitable form of organizing public enterprises। अब 3 सिचुएशन ऐसे बताओ जहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी को सुटेबल लगता है एक पब्लिक एंटरप्राइज को ऑर्गेनाइज करने में। फर्स्ट है व्हेन द गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल द कंपनी द प्राइवेट सेक्टर विदाउट नेशनलाइजेशन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल एम्प्लॉयमेंट, एग्जाम्पल इंडियन आयरन स्टील कंपनी। जब गवर्नमेंट चाहती है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी को विदाउट नेशनलाइजेशन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल और एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, मीन्स अगर वो फाइनेंशियली वीक पड़ रही है गवर्नमेंट कंपनी में पब्लिक सेक्टर तो प्राइवेट की हेल्प लेते हैं किसी फाइनेंशियल पर्पज से और किसी एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की वजह से। जब उनके यहाँ कोई लेबर काम करने को नहीं रहता, दे आर जस्ट टेकिंग द हेल्प ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। सेकंड एग्जाम्पल है इंडियन आयरन स्टील कंपनी, इसमें भी उन्होंने प्राइवेट की हेल्प ली थी। व्हेन द गवर्नमेंट फील्स नेसेसरी टू प्रमोट एंड डेवलप द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो उन्होंने एक बताया था स्टेट ट्रेड कॉरपोरेशन उन्होंने बनाया था जब उनको लगा कि यहाँ डेवलप करना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी को। व्हेन द गवर्नमेंट विशेस टू लॉन्च एन एंटरप्राइज इन एसोसिएशन ऑफ सर्टन प्राइवेट इंटरेस्ट, एक कुछ ऐसे प्राइवेट इंटरेस्ट होते हैं जो गवर्नमेंट चाहती है कि उस एंटरप्राइज को लॉन्च करें फॉर डोमेस्टिक रीजन, फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान मशीन टूल्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट मोटिवेट्स अ कंपनी टू गो ग्लोबल, क्या कंपनी को मोटिवेट्स करता है कि वो एक ऑल द वर्ल्ड ओवर द वर्ल्ड वो अपना बिजनेस कर सके। डिजायर टू एक्सपेंड इट बिजनेस, उसके बिजनेस को एक्सपेंड करती है, बढ़ाती है। मोटिवेट्स अ कंपनी टू गो ग्लोबल, इफ अ कंपनी वांट्स टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ लार्जेस्ट केवल ऑफ प्रोडक्शन, एक हाई लेवल पे प्रोडक्शन करना चाहती है, दैट इज इंक्रीज प्रॉफिट रिड्यूस कॉस्ट, उनकी प्रॉफिट बढ़ेगी, उनकी कॉस्ट रिड्यूस होगी। इट नीड्स अ बिगर मार्केट स्प्रेड ओवर टू मैनी कंट्रीज, और उनको मौका मिलेगा वो एक कंट्री में नहीं और भी कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स को स्प्रेड कर सकें। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू, मैंने तो सिर्फ आपको पॉइंट्स दिखाए, मैंने हेडिंग भी दिखाया, आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। तो ये मत सोचना कि मैं अगर इतनी तेज़ी से पढ़ा रही हूँ कि कांट रिकॉग्नाइज व्हाट आई हैव सेड। आप फिर से उस चीज़ को रिकॉल करना, फिर से उस चीज़ को देखना, एक एक पॉइंट को देखना और अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना, क्योंकि मेरा मेन मोटिव था कि मैं 1, 2 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको दिखा सकूँ, क्या क्या कंसेप्ट हैं, क्या क्या हेडिंग सब हेडिंग होनी चाहिए, मैंने आपको दिखाया। फर्स्ट, हाउ शुड यू राइट 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन। 1 मार्क्स के लिए एटलीस्ट 1 लाइन, बिकॉज इट जनरली इंक्लूड्स अ कीवर्ड। कीवर्ड आपने देखा होगा एग्जाम आपके बुक में भी कीवर्ड्स दिए रहते हैं जस्ट लाइक अ वर्ड मीनिंग, उसका एक लाइन में एक्सप्लेनेशन दिया रहता है आपकी बुक में। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको उसी बेसिस पे लिखना है, इट शुड बी ओनली विद इन 1 लाइन। फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन राइट इन 2-3 लाइन्स, 2 मार्क्स क्वेश्चन में 2-3 लाइन्स लिखा करो। बी केयरफुल नॉट टू एक्सीड द वर्ड लिमिट बाय राइटिंग मोर एंड मोर। आप 2-3 लाइन्स में लिख लो, इट इज़ इनफ, बट 4, 5, 6 लाइन में आप क्रॉस मत कर जाना। ओके। फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन राइट इन 100-200 वर्ड्स और हाफ पैराग्राफ। जब 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में तो आप मैक्सिमम कोशिश किया करो, इट शुड बी बिटवीन 100 and 200 वर्ड्स, और हाफ पैराग्राफ के बेस पे आप लिख सकते हो। आई रिपीट डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट, मैं फिर से ये चीज़ रिपीट करूँ, मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि आप वर्ड लिमिट को एक्सीड मत करना, उससे ओवर मत लिखना, 200 के ओवर मत जाना। ठीक है 210 हो गया, बट डोंट क्रॉस 300, 400, 500। एंड प्लीज़ अंडरलाइन द कीवर्ड्स और मेन पॉइंट, जो भी आपके कीवर्ड्स और मेन पॉइंट जो आप दिखाना चाहते हो अपने आंसर में, पहले हेडिंग दिया करो, उसके बारे में लिखा करो, क्योंकि हेडिंग पे एग्जामिनर की सबसे पहले नज़र जाती है। जब वो कॉपी करेक्शन करते हैं तो उनका सबसे पहला जो रहता है उनका यही चीज़ रहता है कि बच्चे ने हेडिंग क्या लिखी है। अगर आप हेडिंग आपका अच्छे से रहे और आप अंदर कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी मीन्स कुछ अगर थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होती है तो आपके हेडिंग की वजह से एग्जामिनर आपको अच्छे से नंबर दे सकता है। तो हमेशा हेडिंग डाल के ही कुछ एक्सप्लेन किया करो। ओके। नेक्स्ट आपका गिवन है यहाँ पे बेस्ट वे टू राइट आंसर्स एग्जामिनेशन। एग्जाम में आप आंसर किस तरीके से लिख सकते हो, मैं आपको उसका भी आइडिया दे सकती हूँ। स्टार्ट विद द मोस्ट रेलेवेंट पॉइंट, जो उस चीज़ सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड है, पहले आप उस चीज़ से स्टार्ट किया करो एंड देन कवर पॉइंट्स डिक्रीजिंग रेलेवेंस, और धीरे धीरे उस चीज़ को एक्सप्लेन किया करो, एक टाइम पे उसका आंसर खत्म कर दिया करो। बट वो रेलिवेंट पॉइंट्स होने चाहिए, ये नहीं कि क्वेश्चन ने पूछा कुछ और एंड आपने लिख दिया कुछ और। इज इट क्लियर? सेकंड, इट इज़ गिवन हियर रिटन इन बुलेट्स,
पॉइंट्स रेदर देन लॉन्ग पैराग्राफ। आप बुलेट पॉइंट्स में कोई चीज़ लिखोगे ना, पैराग्राफ इतने लंबे लंबे आपने पैराग्राफ लिख दिए 1-2 पैराग्राफ, तो इससे चीज़ तो नहीं होंगे ना। आप एक काम करो, आप बुलेट में अगर लिख दोगे उस चीज़ को बुलेट पॉइंट से शो कर दोगे। जैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी आपने लिख दिया, उसके बारे में 2 और 3 लाइन्स लिख दिया। लिमिटेड लाइबिलिटी आपने लिख दिया, 2-3 लाइन्स लिख दिया। बट अगर आप एक पैराग्राफ में लिखोगे तो एग्जामिनर एक टाइम पे उसको रीड करेगा, कुछ टाइम बाद वो सोचेगा इसने क्या लिखा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, सारे क्वेश्चन को आंसर को कट कर देगा। तो हमेशा बुलेट पॉइंट से बुलेट हेडिंग आप लिखा करो। बुलेट जानते हो जो मेन हेडिंग होती है, हेडिंग के बेस पे ही आंसर लिखा करो। इफ़ द आंसर इज रियली लॉन्ग मेक सब हेडिंग। अगर आपका आंसर बहुत बड़ा तो आप पहले सब हेडिंग बनाया करो, उस चीज़ को अंडरलाइन किया करो, क्योंकि पेपर चेकर नोज व्हाट पॉइंट यू आर टॉकिंग अबाउट। क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि आप जिस क्वेश्चन के बेसिस पे आंसर लिख रहे हो उसमें मेन टॉपिक आप एक्सप्लेन क्या कर रहे हो नीचे। तो जब आप सब हेडिंग लिखोगे तभी तो वो समझेगा ना कि इस बंदे ने इस मैटर के बारे में डिस्कस किया इस पेपर में। इज इट क्लियर? राइट एज मच क्लीन हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीड द क्वेश्चंस वेल। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो, उसके बाद ही आंसर्स लिखो। ये नहीं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी पूछा है या कोई भी प्रोडक्शन के बारे में पूछा है तो प्रोडक्शन मैंने उसमें पढ़ा था तो चलो मैं यही लिख दूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो सिमिलर रहते हैं, कुछ क्वेश्चन सिमिलर रहते हैं, बट वो घुमा फिरा के कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, नॉट लगाते हैं, कभी कभी नॉट नहीं, अगर ये होता तो, कभी कभी होता है अगर ये नहीं होता तो, इफ़ नॉट के वजह से बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। कभी कभी क्वेश्चन में रहता है कि यू अग्री, कभी कभी रहता है यू डिसअग्री। तो सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख के क्वेश्चन को लिखा करो। आई टोल्ड दैट द क्वेश्चन मे बी लेंदी, क्वेश्चन लेंदी भी आ सकता है। इन सब क्वेश्चन यू मे आस्क टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है, तो आप प्लीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना। देयर आर चांसेस दैट यू मे फेल टू नोटिस दैट वर्ड। एक्सप्लेन मत भूला करो। कभी कभी फीचर्स रहता है और नीचे लिखा रहता है कि जस्ट मतलब एक्सप्लेन इट, तो बहुत बच्चे फीचर्स लिख के आ जाते हैं, एक्सप्लेन करना भूल जाते हैं, तो आपके ऑब्वियसली हाफ मार्क्स 50% मार्क्स तो कट ही जाएंगे उस आंसर के लिए। नेक्स्ट इट इज़ गिवन ए टिप्स फॉर प्रिपरेशन। कौन से प्रिपरेशन के लिए आपको टिप्स चाहिए मैं आपको बता सकती हूँ। ट्राई एंड विजुलाइज कंसेप्ट एंड देन रिकॉल देम लेटर। आप जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े उस चीज़ को पहले आप दिमाग में सोचा करो, उस चीज़ को रखा करो, उसके बाद आप उस चीज़ को रिकॉल किया करो एंड देन राइट डाउन। सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। आपके बुक के लास्ट में जो भी क्वेश्चन दिए रहते हैं, छोटे हों या हॉट्स दिए हों, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन दिए हों, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। ये मत सोचा करो कि चैप्टर के एंड में क्वेश्चन जो दिए हैं वो हम मेरे लिए बहुत ही सही नहीं है, मैं उस चीज़ को नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन वो एग्जाम में दे सकते हैं। तो चैप्टर के लास्ट में जो भी क्वेश्चन आपके गिवन रहते हैं आप उस पर फोकस किया करो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको समझ जाओ 5 और 6 मार्क्स ऐसे ही गेन करा सकते हैं। कभी भी चैप्टर्स के लास्ट से क्वेश्चन को आप लीव मत किया करो, लेफ्ट मत दिया करो। इज इट क्लियर? मेक नोट्स एंड हाईलाइट एंड इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप हाईलाइट कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, इट इज़ वेरी गुड। इफ़ यू डोंट माइंड तो आप बुक में भी नोट्स बना सकते हो टिक करके, या मैंने ये पढ़ा, या हाईलाइट करके उस चीज़ को। कलरफुल पेन यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा मैंने कौन सी पढ़ाई की थी, अब मुझे क्या पढ़ने है। या ग्रीन के लिए मैंने हेडिंग रखा है, सब हेडिंग के लिए मैंने रेड पेन रखा है, रेड स्केच कलर रखा है, और ब्लू पेन के लिए मैंने ये रखा है। तो ये अपने रफ नोट्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हो, बट यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ इन द एग्जामिनेशन आपको ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज़ करने हैं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट योर नोट्स। अगर आप नोट्स प्रिपेयर करते हो या अपने घर में किसी रफ कॉपी में करते हो तो यू कैन मेक अ यूज़ ऑफ डिफरेंट पेन्स। आप डिफरेंट पेन से भी नोट्स बना सकते हो फॉर योर रफ, नॉट फॉर द एग्जामिनेशन। टाइम को मैनेज करो, प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ड्यूरिंग द रिवीजन। आप जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ना आप नेट पे सर्च करो 11th-12th के, कौन से पेपर KVS में पूछे गए, कौन से पेपर सनवी में पूछे गए, कौन से पेपर अतुलन में पूछे गए। ये हर स्कूल के बच्चे डिफरेंट, ऐसा नहीं है कोई स्कूल अपना लिंक या फॉरवर्ड नहीं करता होगा या कुछ अपने इमेजेस पोस्ट नहीं करता होगा गूगल पे, सारी चीज़ें पब्लिकली वो चीज़ दिखाता है। तो आप गूगल पे जाया करो, आपको डिफरेंट स्कूल के क्वेश्चन आंसर के सैम्पल पेपर्स देखने को मिलेंगे। आप उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करो, उससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लर्न द NCERT टेक्स्ट बुक थॉरली। NCERT टेक्स्ट बुक थॉरली पढ़ा करो। इट इज़ इनफ बिकॉज द आंसर कीज उसमें बहुत ही वैल्यू पॉइंट्स दिए रहते हैं। आप समझ जाओ कि पॉइंट्स उसमें बहुत ही अच्छे दिए रहते हैं। बट NCERT में एक चीज़ का हम लोग को शॉर्टेज दिखता है कि उसमें कोई भी चीज़ फुल्ली एक्सप्लेन नहीं करता है। हाँ, यू गेट द कंसेप्ट देयर, यू गेट द पॉइंट देयर, बट आप अदर बुक भी प्रेफर कर सकते हो, आप दूसरी बुक भी देख सकते हो। अगर पूनम गांधी आपको पसंद है तो आप वो भी देख सकते हो। एनी टाइप ऑफ बुक यू कैन टेक, आपको जिससे कंफर्टेबल लगे, क्योंकि 11th में क्वेश्चन जो है वो बाहर से आते हैं और आपको अपने वर्ड्स में ही आंसर लिखने होंगे। आप कोई भी चीज़ क्रैम करके या रट के आप वो चीज़ नहीं लिख सकते हो। ओके, द मेन प्रॉब्लम इज इंटरप्रेटिंग द क्वेश्चन विल बी, आप कोई भी चीज़ है कि आप क्वेश्चन जब वो उसे डिस्क्राइब करके कोई चीज़ किया करो, अच्छे से उसका
कि उस चीज़ के बारे में आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सको। 1 पेज लेंदी केस स्टडी एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द पॉइंट करेक्टली। अगर आपको कोई केस स्टडी आता, केस स्टडी मीन्स होता है कोई भी चीज़ आपको सिचुएशन दे दी जाएगी कि अगर आप इस सिचुएशन में रहते तो हाउ यू विल हैंडल दिस, तो आपको उसका 1 पेज लेंदी लिखना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो आप आर ए पब्लिशिंग कंपनी को आप जब फॉलो करोगे उसमें केस स्टडीज़ दी हैं, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एग्जामिनेशन। आई रिफर द सेम, मैंने भी वही चीज़ आर ए पब्लिशिंग कंपनी के थ्रू ही देखा था, आर ए पब्लिकेशन का। तो यू कैन प्रैक्टिस एज मैनी क्वेश्चन यू कैन। ओके, हाउ कैन यू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 11th। आप क्लास 11th में कैसे स्कोर कर सकते हो गुड मार्क्स। तो मैं आपको बता दूं, डोंट बी इन द हैबिट ऑफ जस्ट क्रैमिंग। रट्टा मारना पहली बात तो बंद कर दो, एंड मगिंग अप। मगिंग अप मीन्स व्हाट है कि आपका जब एग्जाम पढ़ता है आप उसके फर्स्ट डे पढ़ते हो, फिर उसका सोचते हो कि यार कल एग्जाम है, चलो मैं आज तुरंत सारी चीज़ें पढ़ लेता हूँ। तो वैसे आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कोई चीज़ समझोगे नहीं, करोगे नहीं, नोट्स प्रिपेयर नहीं करोगे, आप 11th-12th में पास आउट नहीं कर पाओगे विदाउट एनी नोट्स। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस स्टडीज़ में। इज इट क्लियर। गो थ्रू द सेल्फ स्टडी ऑफ चैप्टर्स थॉरली। जो भी चैप्टर्स आप पढ़ते हो बिजनेस में, टीचर्स ने पढ़ा दिया तो इट इज़ नॉट फिट फॉर यू। आप खुद से भी उस चीज़ को सेल्फ स्टडी किया करो घर पे जाके कि मैम ने आज क्या क्या पढ़ाया। खुद से वो चीज़ पहले पढ़ के आया करो कि मैम को आज मैं ये चीज़ बताऊँगा। ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन ऑफ योर सेल्फ लाइक बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग। कुछ चीज़ें आप खुद से एनालाइज किया करो, सोचा करो, डाइवर्स थिंकिंग रखा करो। अगर मैं इस सिचुएशन में रहता तो मैं क्या करता, मैं एक बहुत बड़ा मार्केटिंग मैनेजर रहता तो मैं क्या करता। मार्क द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाइल सेल्फ स्टडी। जब आप कोई चीज़ अपने से पढ़ते हो तो उस चीज़ को मार्क कर लिया करो। इवन राइट यू ओन पॉइंट, खुद के पॉइंट अपने से बनाया करो। एट द टाइम ऑफ फाइनल्स यू रिवाइज इट एंड यूज इट। आप खुद भी उस पॉइंट्स को एग्जाम के समय तुरंत खोल के ओपन करके देख सकते हो। आपको बुक में फाइंड आउट करने की नीड नहीं होगी, ना कि कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। इज इट क्लियर। गो थ्रू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करो एंड बाय सम गुड सैम्पल पेपर फॉर प्रैक्टिस। सैम्पल पेपर आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल, यू कैन बाय एंड परचेज दैट सैम्पल पेपर एंड सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू द केस स्टडी एंड अदर क्वेश्चन ऑल्सो। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूँ, डोंट स्टडी बिजनेस स्टडीज विद प्रेशर। बिजनेस स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप प्रेशर आप लेके नहीं पढ़ सकते उस चीज़ को कि एक मेरे लिए हेडक है बिजनेस स्टडीज़ कौन पढ़ेगा यार, बहुत वैसी चीज़ है। मैं बता दूँ बिजनेस स्टडीज़ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हो इस चीज़ को। यू हैव टू फेस दिस सब्जेक्ट इन फ्यूचर मैनी टाइम्स, क्योंकि आप इसी बिजनेस की स्टडीज़ के टॉपिक्स को, कंसेप्ट को आपको फ्यूचर में हर जगह, अपने हर जॉब में, हर सिचुएशन में सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। बी इन द हैबिट ऑफ स्टडिंग रेगुलर। आप कोशिश किया करो आप इस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे पढ़ लो। ओके, सो these are the important concept I have just clear in my today's lecture. In the next video we will start our chapter number 4. It is business services. We will study in the next class, next video. Okay, so please go through these video and please like and subscribe my video if you like. अगर आपको पसंद आता हो तो वीडियो प्लीज़ like and subscribe करो. Press the bell icon for the updating the more videos. So thank you class for today.